Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up newspaper of December 4th, 2023, The Hindu. First article talking about YouTube Kids, a safest place for young minds. तो YouTube में अलग अलग सेक्शन भी है। YouTube म्यूजिक होता है, YouTube Kids हो गया, पर्टिकुलर एज टारगेटिंग के लिए। और जैसे बताया जाता है कि साइबर स्पेस को सेफ करना एक इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पर सोशल मीडिया को काम करना चाहिए, वो कर रहे हैं। The teacher we need for the education we want. मानसी, तो डायमेंशन। यहाँ पे हम बेसिकली हाँ कन्वेंशनल आइडिया है कि अगेन टीचिंग ओनली वो बुक्स तक ही लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बट टीचर्स को ऑब्वियसली जो उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ की गाइडेंस अबाउट की जैसे क्या करियर ऑप्शन है, लाइक एज अ स्टूडेंट्स उस टाइम पे हमें इतनी क्लैरिटी नहीं होती है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है कि मतलब कौन सी ऐसे एरियाज हैं जो स्किल्स इन हाई डिमांड है, सो दैट अगेन स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली दे कैन इजिली डिसाइड फॉर द बेटर करियर ऑप्शंस। एंड साथ के साथ लाइक जैसे अब वी आर सीइंग कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वी आर फोकसिंग अपॉन दीज एरियाज ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, मल्टीपल एरियाज ओपन अप हो रहे हैं। एंड लाइक जो सीबीसीएस वाला सिस्टम भी है, क्रेडिट बेस्ड वाला क्रेडिट सिस्टम, सो उसमें भी वी आर हैविंग दैट ऑप्शन कि आपको नो इजी एंट्री एंड इजी एग्जिट वाला जो ऑप्शन अब अवेलेबल हो जाएगा। सो ये कुछ अगेन हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में वी आर making it more liberalized, more flexible. प्रवेश। बोलो। हाँ, यू कैन ऐड कि आपके आंसर क्या होना चाहिए टीचर्स का। एक तो जो टीचिंग पेडागोगी है वो बेसिकली आज के टाइम की जो नीड है, जब हम डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो उसका उसमें इंक्लूजन होना चाहिए। जो टीचर्स हैं उनकी जो स्किल्स है वो खाली रोड लर्निंग तक सीमित ना हो, वो बेसिकली जो बच्चे हैं उनका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको भी वो पहचान पाए और उसके हिसाब से इक्विटी बेस्ड वो क्लासरूम टीचिंग कर पाए। तो ये दो चीजें अगर टीचर्स की स्किल्स और पेडागोगी में इम्प्रूवमेंट होती है तो हमें एक एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं कि जो टीचर्स हैं वो एक पर्टिकुलर डिग्री के बिहाफ पे नहीं सिलेक्ट होने चाहिए, उनका एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जैसे कि हमारे यहाँ सीटेट एग्जाम होता है तो वो होना चाहिए। उसके बाद अ, अगर हम, ये तो हो गया स्कूल लेवल की बात, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो टीचर हमें चाहिए वो बेसिकली हमें कैरियर प्रोग्रेशन में मदद करें। तो कुल मिला के यही है मेरी तरफ से। और टीचर वो होते हैं, वो सिखाएं एक तरह से क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस से लेकर के सोशल क्वेश्चन बढ़ाए बच्चों का। बच्चों को एक आदर करना, रिस्पेक्ट करना सिखाए बाकी सबको, इवन द इंक्लूडिंग द एनिमल्स, प्लांट्स, सब स्पीसीज होता कि एक मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करे। तो एथिकल वैल्यूज बात करते हैं वो टीचर के थ्रू ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट में आता है बच्चों के अंदर में। और एक इसमें जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज बोलनी है कि वो है कि प्रेजुडिसेस, जो टीचर अगर क्लासरूम के अंदर जाता है अगर वो पहले से प्रेजुडिसेस के पास है कि मैं किसी कास्ट से हूँ तो वो कास्ट ऊंची है, तो अगर वो इस तरीके की चीज अगर क्लासरूम में बोल देता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो फ्यूचर जनरेशन पे आता है। तो इस तरीके के जो प्रेजुडिसेस हैं वो टीचर्स को अवॉइड करने चाहिए व्हेन दे एंटर द क्लासरूम। और दूसरा होगा यहाँ पे कि एक टीचर्स की स्किल्स की बात कर रहे हैं कि टीचर्स की स्किल्स के ऊपर भी हमें एम्फेसाइज करने की जरूरत है, बिकॉज वी टॉक अबाउट कि अब हमें लिंकेज क्रिएट करने की जरूरत है बिटवीन द इंडस्ट्रियल जॉब्स दैट आर इन डिमांड एंड द काइंड ऑफ कोर्सेज विच आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड इन द यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशन में। सो वहाँ पे टीचर्स की जो स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्टीज है, वो अब ज्यादा मैटर करेगी। यस, और इसमें और कुछ वर्ड्स दिखा हुआ है कि बच्चे को सिखाए कि कैसे वो ओपन माइंडनेस से रख सकते हैं। इनोवेटिव थिंकिंग हो गया, या प्री कंसीव नोशन को चैलेंज करना कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव मैनर में। फिर ट्रूथ के साथ खड़े रहना, और अगर कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है उनके खिलाफ बोलना।
तो ये सब टीचर सिखा सकते, जब तभी सिखा सकते जब वो खुद ये सब प्रैक्टिस करे। और तो आई थिंक इट इज इंटरेक्शन, क्रिएटिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, तो ये प्रमोट करना जरूरी है क्लासरूम के अंदर में। तो इंटरैक्टिव क्लासरूम एक कीवर्ड है। दूसरा सेकंड इज अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम है 11-12 स्टैंडर्ड बच्चों के लिए, वो भी एक तरह से इसी का पार्ट। तो वी डिस्कस्ड कि कल इलेक्शन का रिजल्ट आया था इन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। मिजोरम का इलेक्शन का रिजल्ट तो बाद में आएगा। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत हासिल की और तेलंगाना में कांग्रेस ने। तो ये दिखाता है कि इन स्पाइट ऑफ जो भी पॉलिटिकली टोन बढ़ता है ड्यूरिंग द इलेक्शन, लेकिन हमारा डेमोक्रेसी में ऐसा देखा गया है कि जो भी सरकार में रहते हैं वो दे हैप्पीली एक्सेप्ट द डिफीट एंड दे रिजाइन पीसफुली। एंड ऐसा हुआ नहीं था यूएस में भी, जबकि ये ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है 2020 में। तो नोटा यहाँ पर होता है नन ऑफ द वर्ब। इसका कोई लीगल सिग्निफिकेंस नहीं है कि यस इससे कुछ होता नहीं है, बस एक तरह का इंडिकेशन है टुवर्ड्स द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नोटा का जो एक्चुअली हमें पता चलता है, नोटा के भी जस्ट ऐसा कोई लाइक इलेक्शन रिजल्ट्स में उसकी कोई वैल्यू या कंसिडरेशन नहीं है। सो दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट, दिस हैज बीन एम्फसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अल्टीमेटली फिर नोटा इंट्रोड्यूस करने का कोई रियल लाइफ में या ग्राउंड पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा अगर उसको कोई रिजल्ट्स में अगर हम उसको टेक इनटू अकाउंट नहीं हो रहा है वो तो। Yes. And coming to the Rajendra Prasad, Dr. Rajendra Prasad, his contribution, Mansi. So Dr. Rajendra Prasad, he was the first president of independent India, and like during the initial years, जब हम बात करते हैं post independence में, so his leadership was very important in terms of political stabilization of the country, and और आप like specific contributions आप मेंशन कर सकते हैं। I'm not जैसे हम able to लोग, हाँ, recall तो exactly. ये तो हो गया कि फर्स्ट प्रेसिडेंट जब वो आज़ाद हुआ भारत। उसके बाद उसके पहले वैसे हम लोग बात करते हैं कि हर एक रीजन इंडिया में उन्होंने एक कांग्रेस लीडर को बढ़ावा दिए। फॉर एग्जांपल गुजरात के तरफ में वल्लभ भाई पटेल हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। साउथ में आपका अ, सीताराम पिल्ले हो गए, बीओसी हो गए, और बाकी सब हो गए। फिर नॉर्थ में देखा जाए तो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू हो गए। तो वैसे ही बिहार में राजेंद्र प्रसाद थे। फिर वो एक तरह से एक रोल मॉडल थे फॉर द सॉल्ट सत्याग्रह बिहार में। या फिर जो भी हुआ बुधन मूवमेंट, भी उनका थोड़ा बहुत रोल रहा है, मतलब एग्जैक्टली नहीं, लेकिन बाकी जगह फेज में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कमेटी के मेंबर भी थे। तो ही वॉज इन द कमिटी मेंबर ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर एंड नेशनल फ्लैग। तो इम्पोर्टेंट। तो इनका फेमस एक ऑटो बुक है, इंडिया डिवाइडेड, वही लिखे थे। Highest case of sexual violence make Delhi most unsafe for women. तो यहाँ पे मैं एक डेटा कोट करना चाहूंगी कि इंडिया में 96% जो रेप केसेस होते हैं दे आर बाय द नोन, जो विक्टिम्स के नोन पर्सन है। एंड साथ ही साथ इंडिया जो वर्ल्ड का लोवेस्ट पर कैपिटा रेप लाइक एज अ कंट्री रिकॉर्डेड है। सो ये इसके पीछे रीजन ये है कि लोवेस्ट पर कैपिटा रेप अगर रजिस्टर इंडिया में हो रहे हैं या नंबर ये डेटा हमें बता रहे हैं, तो उसके पीछे बैकग्राउंड में इट इज कि 99% रेप केसेस इंडिया में अनरिपोर्टेड है। तो इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि इट इज द लोवेस्ट पर कैपिटा रेप कंट्री इन द वर्ल्ड। Okay. Kabutarbaji. It is sports. It involves the breeding of the pigeon.
तो रेसिंग पिजन का बात किया जाता है यहाँ पर, कबूतरबाजी। जैसे हमने बात किया था जलीकट्टू, फिर एक कोस्टल कर्नाटका में एक, कंबल हाँ, अम्बला, हाँ, कंबाला करके। वो था। उसके बाद फिर अब नॉर्थ में देखोगे तो एक तरह से भैंस के बीच में लड़ाई होता है, उनका जीता का एक वर्ड है, याद नहीं आ रहा। फिर कॉक फाइट होता है आपका, जो झारखंड और बिहार और बाकी छत्तीसगढ़ से में। तो आई थिंक ये भी एक कबूतरबाजी एक तरह का लोकल स्पोर्ट्स हो गया, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। इट वॉज सपोर्टेड एंड पेट्रनाइज बाय द मुगल एम्पायर। तो पिजन आई थिंक एक बर्ड है, लेकिन उसको पेस्ट की तरह भी देखा जाता है पिजन को, क्योंकि डीजे से फैलता है हर जगह जहाँ भी रहते हैं। तेलंगाना विक्ट्री, केरला पुलिस एमडीएम, एमडीएम is basically ड्रग, रिक्रिएशनल ड्रग। रोल ऑफ एनआईए इन ऑल दिस ब्लास्ट, क्या होता है उसमें उनका रोल है? हैकाथॉन, हैकाथॉन एक तरह से कंपटीशन फॉर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ आइडियाज, फॉर एवरी अदर थिंग। तो डिजिटल हैकाथॉन होता है, साइबर होता है। वैसे ये बात कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस को डील करने के लिए। तो इंडिया डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन एंड द पावर ऑफ बाई। डिसेबिलिटी एज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट, इंटरसेक्शन होता है, मल्टीपल वर्नेबिलिटी है, सोशल इकोनॉमिक जेंडर। डिसेबल मतलब सिर्फ जो आंख से दिख रहा है वही डिसेबल नहीं होता है, एक हिडन डिसेबिलिटी भी होता है। तो इस पर हम लोग बात करना चाहिए हमेशा। करंट सिस्टम है विदाउट डिसेबिलिटी और विद डिसेबिलिटी है। एक तरह से विदाउट डिसेबिलिटी कब होगा कि जब सोशली इकोनॉमिकली आप डिस्क्रिमिनेशन किए जाते हो और आपको दूर किया जाता है, सोशल इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, तब एक तरह से वो भी डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी से बस सिर्फ हाथ नहीं होना या पैर नहीं होना वैसा नहीं होता, ये इनका कहना है, ये दूसरे टाइप का डिसेबिलिटी है। तो ओवरऑल डिसेबिलिटी को कम करने के लिए इक्विटी होना चाहिए इन द गवर्नमेंट स्कीम्स, और लास्ट माइल डिलीवरी होना चाहिए, तभी जाके हो सकता है। तो जैसे कोई राइट, इंडिया में ऐसे स्पेसिफिक बॉडी है फॉर दिस पर्पस? आई थिंक इट इज नॉट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर में आता है एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। बॉडी है प्रवेश। एंड यहाँ पे रोल ऑफ एनजीओज भी इम्पोर्टेंट है। Yes. आईएलओ कन्वेंशन हम देख सकते हैं। और बात किया कि जो डिसेबल लोग होते हैं उसको अगर इंक्लूड करेंगे तो आपका जीडीपी ग्रोथ भी होगा 3 to 7% अकॉर्डिंग टू द आईएलओ। और दूसरा है कि प्रॉब्लम क्या होता है डिसेबिलिटी के साथ, उनको उनको कुछ ही जॉब दिया जा सकता है, तो उनके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो भी मिक्स्ड है, लिमिटेड है। तो एक स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है उनके साथ भी, जो इट कॉजेज एक्सक्लूजन। तो हमें इंक्लूजन करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक। साथ ही साथ फिर अदर एरियाज में भी कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके बाद फिर तो डिसेबिलिटी, ये बात कर ले, एक हिडन डिसेबिलिटी होता है जो आंख से दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो ब्रेन कुछ प्रॉब्लम है, कॉग्निटिव माइंडसेट में, बिहेवियर में चेंज कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सब भी डिसेबिलिटी का पार्ट है। तो अल्टीमेटली सोशल जस्टिस जो बात करते हैं वो अचीव नहीं हो पाएगा जब तक हर एक पर्सन जो डिसेबिलिटी के है वो इंटीग्रेटेड फील नहीं होगा। तो बाई डायरेक्शनल लिंक है। बाई डायरेक्शनल मतलब कि डिसेबिलिटी से पॉवर्टी या न्यूट्रिशन हंगर होता है, और पॉवर्टी न्यूट्रिशन हंगर से डिसेबिलिटी होता है, सोशल इकोनॉमिक डिसेबिलिटी। तो सर्कल है। तो ILO एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दे आर वर्किंग विद द वीमेन डेवलपमेंट कोऑपरेशन महाराष्ट्र, इम्प्लीमेंटिंग स्पार्क। ये बात करते हैं कि जो भी विलेजेस के अंदर में डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर है, इनको आप बात करेंगे, आप पूछेंगे और उनको एक सहायता करेंगे इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द इंक्रीज ऑफ द अवेयरनेस, और कैसे उनको मेन स्ट्रीम किया जाए इन द एग्जिस्टिंग
स्फीयर, बोथ इकोनॉमिक एंड सोशली। तो उसका फंड का एलोकेशन से लेकर के बात होता है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ ट्रॉमा को भी डील करने के लिए बात किया जाता है। तो स्पार्क एक प्रोजेक्ट है आईओलो का, तो इसको लिख सकते हो जब भी हम लोग डिसेबिलिटी एग्जाम पर लिखेंगे तो। Recriminalizing adultery. What are the grounds that Ministry of Home Affairs has recommended to recriminalize the adultery? और IPC 2018 इन्वोक किया गया, रिवोक किया गया, ऐसा रिकमेंड किया उन्होंने। तो ये बात करते हैं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एडल्ट्री का क्राइम नहीं है एंड इट वाज स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द IPC। और एक तरह से अनएथिकल प्रोसेस है और सिविल रॉन्ग है, लेकिन वो क्राइम नहीं है। तो इसमें मैं भी सपोर्ट करता हूँ उसको। एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम, लेकिन बात है कि एडल्ट्री है तो आपको साइड बाय साइड ऐसा प्रोविजन हो कि आपको उनका जो बाद का जो डिवोर्स के बाद जो मिलता है वो भी नहीं मिलना चाहिए। आई थिंक इट इज़ नॉट अ क्राइम इन माई ओपिनियन। लेकिन ऐसा होम मिनिस्ट्री के रिपोर्ट में कहा गया कि उसको वापस से एडल्ट्री किया। तो एडल्ट्री सिर्फ और सिर्फ, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा मानसी, जेंडर न्यूट्रल अगर यस, इसको कर देंगे तो फिर सही है कि गलत है? अभी हम खाली अडल्ट्री की बात करते हैं, लाइक इन द हाँ कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाँ मेल। हाँ। तो मतलब जेंडर न्यूट्रलिटी से अगर हम बोल रहे हैं कि इट इज नॉट अ क्राइम, देन इट शुड बी जेंडर न्यूट्रली हम्म, टेकन। फिर अगर वुमेन आल्सो डज दिस, तो तब वो क्राइम क्यों हो जाता है? तो दैट इज इम्पोर्टेंट जेंडर न्यूट्रलिटी के पर्सपेक्टिव से देखना। एंड हम इसमें ये भी बात करते हैं कि मैरिज इंस्टीट्यूशन, मतलब उसको बहुत सैंक्टिटी से, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस रिचुअल है इंडिया में। सो उसकी सैंक्टिटी के ऊपर भी फिर मतलब ये क्वेश्चन उठे थे। इट वाज बेसिकली डीक्रिमिनलाइजेशन जब उसको किया गया, तो इट वाज डीक्रिमिनलाइजेशन वर्सेस द सैंक्टिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। बात एंड कितना अच्छा उसके दिया साथ यहाँ पर, मतलब एग्जैक्ट वर्ड लिखा हुआ है कि एडल्ट्री ऑल्दो मॉरल रॉन्ग, एथिकल भी है। और किसके लिए? स्पाउस के लिए, फैमिली के लिए। बट इट डज नॉट रिजल्ट एनी रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज। तो इसलिए क्रिमिनल लॉ में जरूरत नहीं है। क्रिमिनल लॉ तभी आता है जब आप सोसाइटी एट लार्ज एक तरह से इम्पैक्ट होते हैं। तो कितना एक स्पेसिफिक, मुझे अच्छा लगा एक डेफिनेशन इसका कि हाँ परिवार के लिए हो सकता है पब्लिक या फिर हाँ हाँ पब्लिक ऑर्डर एंड पीस हैम्पर नहीं हो रहा है तो क्यों इसको क्रिमिनलाइज करें? बात भी सही। तो सेक्शन 497 था, तो बस याद रखना उस समय जब डिक्रिमिनलाइज नहीं हुआ था। तो ये बात हुआ कि बेटा द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड थ्रेड सूड द US FTC, Federal Trade Commission, in effort to stop it from reopening past privacy settlement where social media company had to pay, was ordered to pay $5 billion। उसमें क्या किया कि प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शन एक तरह से इन्फोर्स किया गया और मतलब FTC डिस्क्राइब्ड द लार्जेस्ट एवर इम्पोज ऑन एनी कंपनी फॉर वॉलेटिंग कंज्यूमर प्राइवेसी। FTC बताए बोले कि मेटा have misled the parents about the Messenger Kids app and misrepresented how some app developers could access private user data। तो ये सब पाया गया था। फेशियल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, आपके पता होता भी नहीं है, लेकिन फोटो खींच क्लिक कर दिया जाता है कैमरा के थ्रू और उससे फिर डेटा कलेक्शन होता है। तो अपने आप होता है। जैसे चाहे टिकटॉक भी यही काम करता है। तो उसके लिए उन्होंने $5 बिलियन का पेनल्टी किया था, उसके ऊपर लगाया था। ये बात है। लेकिन फिर मेटा ने बोला कि ऐसा गलत है, हम लोग सू कर रहे हैं। तो ओवरऑल जजमेंट यही, रूलिंग यही है।
वसुंधरा राजे, गलत। गजेंद्र सिंह शेखावत, इंडिया विल नॉट बी बाउंड बाय कर्व्स ऑन एनर्जी यूसेस, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंड रहा है इट इज फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कि इंडिया विल फेस डाउन द कोल, इंडिया विल नॉट स्टॉप बिल्डिंग ऑफ न्यू कोल फायर प्लांट्स, बात किया गया। इट विल कंटिन्यू टू रन द कोल प्लांट्स, इट विल slowly modernize the coal plant and it will use climate friendly technologies, फॉर एग्जाम्पल स्क्रबर्स होते हैं और भी चीज़ होते हैं, टेक्नोलॉजी होते हैं जिसे यूज़ कर सकते हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो, लेकिन कोल प्लांट यूज़ होगा, वही बात करना चाह रहे हैं। और उसे ये भी देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली ने साइन नहीं किया डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। हाँ ठीक है, न्यू दिल्ली हैज नॉट साइन अनदर प्लेज डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ। तो हेल्थ इम्पैक्ट डिस्कस किए थे कि कैसे होता है, हर एक एयर पोल्यूशन की में होता है सॉल्व, प्लेज एक तरह that we से। did not declaration on climate and health. What could be the reason behind not signing it? The declaration encourage government to protect communities and prepare healthcare to cope with the climate health risk, जैसे इस heat, air pollution, infectious diseases। उसमें लीगल सैंक्टिटी दिया जाएगा, तो लीगल जब सैंक्टिटी दिया जाएगा और रिस्ट्रिक्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एमिशन, तो लोग के पास अधिकार होगा कि आप सू कर सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर बाकी सब पर कि आप क्यों पॉल्यूशन कर रहे हो यहाँ पे एक तरह से, और रिन्यूएबल specific सोर्स ऑफ एनर्जी terms जो क्यों नहीं यूज कर रहे हो, तो इसलिए। नहीं वो सब ठीक है कि हमारी डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा, बट यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ में इंडिया ने जो स्पेसिफिक रीजन साइट किया दैट इज कि इस डिक्लेरेशन के अंडर इंडिया को कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ एमिशंस जो हैं वो रिड्यूस करने पड़ेंगे, तो उसके अराउंड इंडिया का कंसर्न है। यस। डिसइंफॉर्मेशन इज अ मेजर थ्रेट डेमोक्रेसी, वी डिस्कस मिस इन्फॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन क्या है? डिसइंफॉर्मेशन में इंटेंट मैटर, इंटेंट पता है गलत है लेकिन आप उसको इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करो। मिस इन्फॉर्मेशन क्या? मिस इन्फॉर्म, आपको नहीं पता था, आपने गलत शेयर किया, ऐसे। तो यहाँ पे लिखा है डिसइंफॉर्मेशन मेजर थ्रेट है टू डेमोक्रेसी। आई थिंक मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा कि आपको नहीं पता बट वो फिर भी स्प्रेड हो रही है। डिसइंफॉर्मेशन में तो यू नो इट लेकिन इंटेंट कि है ना, नहीं, फर्क है मानसी, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन में क्या है कि आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल लिखा ना 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो 2000 रुपया के अंदर में चिप होगा, तो कुछ कुछ लोग को नहीं पता था ये चीज, तो मिस इन्फॉर्मेशन था। लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन होगा कि आपको पता है कि इसराइल पैलेस्टाइन में इतने लोग मर रहे हैं लेकिन जबरदस्ती आप एआई इमेज बना रहे हो और भेज रहे हो और दुनिया भर में आप एक होता है ना क्रिएट कर रहे हो रिलीजियस राइट और ऐसे टाइप, तो डिस इन्फॉर्मेशन हो गया वो, कि आपको पता है कि आपको इससे इम्पैक्ट होगा सोसाइटी के अंदर तभी आप कर रहे हो, और एक है कि कोई बात हुआ नहीं पता उसमें कर रहे हैं, तो दो डिफरेंट है। हाँ पर हम्म। मतलब दोनों का इम्पैक्ट तो बहुत ही लार्ज स्केल पे हाँ नेगेटिव ही होगा, इंटेंट तो मैटर ये इसलिए, हाँ दोनों खराब है, लेकिन यहाँ इंटेंट हम्म, का बात हो रही थी, जबरदस्ती किया रहा है हाँ ताकि सामने वाला जो कंट्री है या कुछ भी हो, कम्युनल राइट्स हो या कुछ, तो मतलब मिस इन्फॉर्मेशन में आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो बट डिस इन्फॉर्मेशन में यस यू कैन पनिश। हाँ वही बोलना, एक्ट ऑफ ओमिशन है मिस इन्फॉर्मेशन। आपको पूछना चाहिए था, आपको पीआईबी फैक्ट चेक कराना चाहिए था, आपको सर्च करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, तो एक्ट ऑफ ओमिशन हो गया। और डिस इन्फॉर्मेशन बेसिकली एक्ट ऑफ कमीशन हो गया कि आपको पता है गलत है वो तभी आप कर। हम्म ड्राइवर हु स्टूड आउट एंड दोज हु केम आउट विद डैमेज रेपुटेशन, मतलब उसी बात कर रहे हैं, इसमें कुछ चीटिंग होता होगा या कुछ, या कुछ So, देखना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। yeah. ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट ऑफ द पॉपुलेशन लेवल जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम मतलब होता है बॉडी में जो AGTC होता है डीएनए में, तो उसी के हम्म हिसाब से आप पूरा पूरा मैप कर सकते हो
ह्यूमन सीक्वेंसिंग कर सकते हो, जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हो। तो हर एक के अंदर में एक क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम तो सबका सेम होता है, हर एक के अंदर में जीन ऐसा होगा, ऐसे बोलते हैं ACB टाइप। इंडियन का जीन इतना होता है कि अगर आप किसी से भी अगर आप शादी करके आपका आपका ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, तो उसका जो इंडियन का जीन है वो रहेगा ही हमेशा। तो तो हर एक अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है जीन मार्कर, बायो मार्कर इसको बोलते हैं। तो मैप करने से क्या फायदा है, बेनिफिट क्या है, तो वो बात कर रहे हैं कि बेनिफिट में से क्या फायदा है कि दो तीन एरियाज में हिमांशी आप करना ऐड करना। पहला कि जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज होगा, किसी को CVD का हिस्ट्री में है, किसी को इशू है ADHD का, किसी को मेंटल हेल्थ इशू, ट्रॉमा है, हार्ट अटैक केसेस है, वो CVD में आ गया। तो आपको पता लग सकता है कि हाँ, कि ये जीनोम के अंदर में ज़्यादा होता है, ये जीनोम के अंदर में जेनेटिक डिसऑर्डर, थैलेसीमिया, बाकी सब भी है, वो ज़्यादा होता है, तो इसमें आप प्रिवेंट कर सकते हो। सेकेंड है कि इसका यूसेस हो सकता है कि कैसे ड्रग्स रिएक्ट करता है बॉडी के अंदर में, कैसे इन्वायरमेंट रिएक्ट करता है वो पता लग सकता है, और एक मैपिंग हो सकता है लॉन्ग टर्म कि इसको और अच्छा कैसे किया जाए। हेल्थ केयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। दूसरा कि आपका सोशल स्कीम्स में इम्पोर्टेंट है कि कुछ हम लोग ऐसे जाति में बात है ना, मोनोगैमी, अंतर इंटर जाति मैरिज होता है या इंट्रा होता है, अंदर ही में करते हैं, तो उससे हर एक का अपना अपना एक बेनिफिट होता है विथ रिस्पेक्ट टू द जीन। तो उसको भी मैप कर सकते हो इंडिया में, तो ओवरऑल इसमें काम आएगा। तो बेसिकली साइंस का दिया होगा, ये बात किया होगा हेल्थ के हिसाब से। आप बोलो, मैं देखते हो। यहाँ पे मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद जो हमें अगेन क्लैरिटी मिलेगी या जो हमारी लर्निंग्स रहेंगी आफ्टर द प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो आपने बोला हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, बट इसमें फिर नेक्स्ट स्टेप हम जीन इंडिविजुअल। एडिटिंग भी कर सकते हैं उसके बाद, मतलब एज अ यस, सॉल्यूशन बात कर सकते थे, उसके बाद ही वो हो सकता है जीन एडिटिंग। तो वी ये ले यूज लो, दी टर्म ये आप ले लो ये। Cas9। हाँ, यहाँ पे मतलब रेयर डिसऑर्डर्स हो गया या फिर क्लिनिकली सिग्निफिकेंस, जो इवन जो मतलब ऑफ लेट न्यू वैक्सीनेशन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टुवर्ड्स दैट ऑल्सो बॉडी कैसे कैसे मतलब हमारा इम्यून सिस्टम या डिफरेंट जिनोम्स जो है वो कैसे उसके टुवर्ड्स दे आर रिएक्टिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स द न्यू क्लिनिकल ड्रग्स। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे लाइक different programs, be a decode initiative is there, and genome asia project is also there, which is again pura matlab global level pe this is going on, and ह्यूमन बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए दिस वुड बी हेल्पफुल। मतलब मेजर इट इज अराउंड हेल्थ केयर ओनली, हेल्थ केयर, इम्यूनेट आर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब एवोल्यूशन कैसे आने वाले टाइम में भी द जीनोम्स विल इन इवॉल्व, एंड हिस्ट्री में कैसे इवॉल्व हुए, तो उससे वी कैन बेसिकली फॉरकास्ट या एक्स्ट्रापोलेट की और आगे क्या चेंजेस हो सकते हैं, सो दैट वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू डील विद दैट। सो ये हेल्थ ठीक। प्रिपेयर्डनेस में भी हेल्प करेगा। एंटोनी वैन न्यूनबेक, जो फेमस है माइक्रोस्कोप के, ये वो फाउंडर है सर। माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, फादर माइक्रोस्कोपिस्ट। ऑफ माई। हाँ, तो उनका एक है यहाँ पर, पुराने समय का, 250 में, 250 के पाउंड में बिका ये। मीथेन मोर पोटेंट, लेस परसिस्टेंट। तो हम लोग हमेशा CO2 की बात करते हैं, तो वाटर वेपर भी है, इसमें मीथेन भी है। तो GWP, इट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है इसका, कितना लास्ट, लॉन्ग लास्ट करता है, मतलब लॉन्गर टर्म, ब्रेक डाउन कम होता है। तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि while however the carbon dioxide lasts for several decades before breaking down, methane breaks down in a matter of years। लेकिन शॉर्ट पोल्यूटेंट होता है, कैटल फार्मिंग, लैंडफिल्स, इवन द वेटलैंड, इस सब में यूज होता है, वहां से आता है मीथेन, राइस कल्टीवेशन में होता है। लेकिन इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, 28 टाइम्स। हाँ भाई, 28 टाइम्स है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को 1 माना जाए तो 28 है। तो 28 एटम, 28 मॉलिक्यूल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का, एक तरह से, तो मीथेन का अगर, नाइट्रस ऑक्साइड का 265 है, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड का 23,500 है। दिस इज अ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल।
लेकिन का एज कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड बाकी सबका क्या रैंकिंग है विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, वो लिखा हुआ। मानसी? नहीं, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता सीक्वेंस। हाँ, तो मतलब यही है, मतलब कि ये पूछता भी है, एक बार क्वेश्चन में पूछा था एक बार, सबसे ज्यादा किसका होता है। तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो वी डिस्कस और जो इलेक्शन होता है स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन, दोनों में डिफरेंस ये है कि नेशनल इलेक्शन में नेशनल इशू सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें फॉरेन रिलेशन का बात आता है, उसमें नेशनल स्कीम्स का बात आता है। स्टेट इलेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट्स, उसका लोकल पीपल्स एमएलए का कांटेक्ट है लोकल पीपल के साथ, फिर कास्ट और रिलीजन पॉलिटिक्स भी होता है, और स्पेसिफिक लोकल इश्यूज उस पर भी बात होता है। तो स्टेट इलेक्शन नेशनल इलेक्शन दोनों डिफरेंट है, इसलिए हमें इलेक्शन हमेशा चाहिए रादर देन की साइमल्टेनियस इलेक्शन। मानसी? कौशिक, हम्म। एक एमपी की जो वोट की पावर होती है, मतलब एक एमपी के, तो वो कितने एमएलओ के इक्विवेलेंट होते हैं? ये क्वेश्चन था प्रीलिम्स में। वो डिपेंड करता है। इट इज इक्वल, इट इज इक्वल। एमपी का इट तो इज नॉट। हर एमपी का इक्वल है, लेकिन एमपी डिपेंड नहीं पूछा मैं, कहाँ एमएलओ से है पूछ रहा वो। हूँ। हर एमपी का नहीं, इक्वल वोट डिफरेंट है, हाँ। हर एक एमपी का डिफरेंट है, डिफरेंट लेकिन नहीं नहीं, डिफरेंट स्टेट्स के जो एमएलएज हैं उनकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट आल्सो। यस, बट जो एक एमपी और एमपी एक क्या है, एमएलए की वोट वैल्यू है दैट वुड बी सेम। एक एमपी का वोट सेम है ऑल ओवर इंडिया। 756 होता है, ऐड करने से 250 प्लस 543, उसको देख लेना, तो उसका सेम है। लेकिन हर एक एमपी, जो भी एमपी ओवरऑल उनका जो निकलता है और टोटल पॉपुलेशन डिवाइड होता है एमएलए से फिर होता है, तो उसका हर एक एमएलए का डिफरेंट होगा, हर एक स्टेट के अंदर में वो एमएलए का डिफरेंस होगा, इसका अलग होगा। लेकिन आई हाँ, मैंने थिंक ये बोला एमपी का कि सेम, हाँ। प्रवेश आप करेक्ट कर सकते हो कि जो स्टेट वाइज डिफरेंट एमएलएज होंगे, हर स्टेट टू स्टेट एमएलए की वोट वैल्यू वुड वेरी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंपेयरिंग द वोट वैल्यू वन एमपी एंड वन एमएलए, सो दैट वुड बी सेम। yes। यस मानसी, डिस्कस। तो वे डिस्कस हेपेटाइटिस, इट इज बेसिकली लीवर बेस्ड डिजीज, और बी के लिए आज भी वैक्सीनेशन, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो ऐसे ट्रांसफर कैसे होता है, उसी पर ABCD होता है एक दूसरे। इंडियन नेवी बीकन ऑफ आत्मनिर्भरता, तो ऐसा दो एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। ये तो सामने में दिया हुआ है, एक विक्रमादित्य है ये, दूसरा प्रवेश। विक्रांत। विक्रांत, ठीक है। तो ये दो अभी तक में ऐसा दो रहा है कि और भी बना है ऐसा पहले, और भी है। जैसे? अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इन दो से है, मतलब दो और था इसके पहले, त्रिकंड भी है, INS त्रिकंड। दो और था इतने, मतलब बड़े ही था वो भी, वो एक दोनों रिटायर मतलब हो गया, फिर दो अभी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट यूएस के पास है, 11 है, और वो न्यूक्लियर बेस्ड एयरक्राफ्ट है, तो इसका जो फ्यूल कंजम्पशन जो है न्यूक्लियर बेस्ड है। इंडिया में जो है वो बेसिकली डीजल बेस्ड है, जो डीजल बेस्ड, डीजल इलेक्ट्रिक और से चलता है, न्यूक्लियर बेस्ड नहीं है। तो न्यूक्लियर में फायदा तो ये होता क्या, है कि क्या हुआ? मैं बोल रहा हूँ कि मतलब इंडिया के पास नेवी बेस फ्यूल करने में क्या दिक्कत है, मतलब, या फिर हम सही नहीं है हमारे लिए? न्यूक्लियर बेस्ड का बात कर रहे हैं ना। हाँ। एक तो पहली बात है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए आपके पास। तो वर्ल्ड में कंट्रीज, बहुत कम ही कंट्रीज के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है विद रिस्पेक्ट टू सिविलियन न्यूक्लियर यूज। इंडिया अभी तक डेवलप नहीं कर पाया है, वो अभी हो रहा है, प्रेशर हाई हैवी वाटर रिएक्टर, या फिर हम लोग बात करते हैं फास्ट ब्रीडर, तो अभी बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पर है, तो बड़ा वैसा बना नहीं पाया। तो दुनिया में सिर्फ ब्रिटेन है, रशिया है, यूएस है, फ्रांस है, ये जो बनाते हैं। और जापान को जो भी कुछ मिला है वो एक तरह से कोलैबोरेशन बिटवीन द अदर कंट्रीज है। तो उनके पास ही जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो न्यूक्लियर है, ब्रिटेन के पास भी है, फ्रांस के पास भी है,
और यूएस के पास 11 है। चाइनीज के पास है, चाइनीज का अभी अभी पहली बार बना है उन्होंने, जो रशिया से यूज करके बना है, तो एक दो है, बाकी 6 उनके पास है। इंडिया के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट करके। और इसमें एक वर्ड होता है साटोबार और काटोबार होता है, काटोबार होता है, एक वर्ड होता है, सुना होगा। अ, हाँ ये तो व्हाट इज दिस कौशिक, मैंने तो बोला ये होता है स्टार्ट। कि जब जो लैंड होता है, जिसमें क्या है ना, सामने में देखोगे आप, तो ये 2 रैंप है, एक येलो वाला पूरा लाइन है और एक है दूसरा इस तरफ